पर्सनैलिटी का पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। पर्सनैलिटी पार्ट 2, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी का पार्ट 2। तो पार्ट 1 सबको याद है, मैंने आपको बेसिक बताया था कि पर्सनैलिटी क्या होता है, मतलब व्हाट इज पर्सनैलिटी। उसका एक बताया था कि इंटरनल, एक्सटर्नल, आंतरिक, भाई ये सभी चीजें जो है इंसान की क्या मेक करती हैं, भाई पर्सनैलिटी को मेक करती हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, मतलब कौन से फैक्टर हैं। तो जिसमें मैंने आपको 3 मेजर फैक्टर बताए थे। वन इज हेरिडिटी, जो हेरिडिटी है वो आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है। दूसरा, हेरिडिटी के साथ जो दूसरी चीज होती है वो होता है आपका एनवायरमेंट, क्योंकि हेरिडिटी के साथ जो एनवायरमेंट होता है वो भी आपकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करता है। और तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है मनोवैज्ञानिक कारक, जिसको हम साइकोलॉजिकल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अंजलि। जिसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब जो पर्सनैलिटी है, एक चीज ये भी ध्यान रखना, लास्ट क्लास में नहीं बताई थी, क्वेश्चन आता है पर्सनैलिटी क्या है, तो ये वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी और एनवायरमेंट का मल्टीपल होता है, या हेरिडिटी और एनवायरमेंट का एडिशन होता है। तो एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था, तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, जो बच्चे फ्रेशर हैं शायद नहीं पता होगा। ठीक है, हम वैसे तो ये बोल देते हैं कि बेसिक रूप से तो हम क्या बोलते हैं कि जो हेरिडिटी होती है वो वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन है, दोनों से मिलके बनती है, कोई डाउट नहीं है, दोनों से मिलके बनती है, वंशानुक्रम और एनवायरमेंट से मिलके बनती है आपकी हेरिडिटी, आपकी जो पर्सनैलिटी है। लेकिन क्वेश्चन आता है मिलके तो बनती है, बट कैसे बनती है, मतलब मल्टीपल का सिंबल होता है या प्लस का सिंबल होता है। ठीक है, मीन्स वो पूछता है कि मल्टीपल का सिंबल होगा या प्लस का सिंबल होगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल है या प्लस है। तो ध्यान से देखिएगा, आप खुद देखो, जो आपके पास वंशानुक्रम के अंदर है, मतलब जो आपके पास वंशानुक्रम में है, जो आपके पास आपकी हेरिडिटी के अंदर है, जब आप वातावरण के अंदर जाते हो, जब आप वातावरण के अंदर जाते हो तो क्या होता है, तो वातावरण के अंदर जब आप जाते हो तो आप सोचिए क्या होता है, जब एनवायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं तो आपका जो चीजें होती हैं वो हमेशा मल्टीपल होती है, बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो प्लस नहीं होता, आपका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर मल्टीपल का सिंबल होगा। कुछ बच्चे कमेंट करें कि आज हमारी पहली क्लास है, तो बेटा देखिए जिनकी भी पहली क्लास है, ऐप के ऊपर जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है तो वो रिकॉर्डेड सेक्शन में पहुंच जाती है। ठीक है, तो वहां पर एक फोल्डर होगा न्यू लाइव बैच के नाम से, पुरानी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा बिल्कुल नया आता है, फ्रेश देखता है, तो वो बिल्कुल नए फोल्डर को ही देखे। सारे फोल्डर्स में वही चीजें हैं, सेशन वाइज क्या है अपडेट होता रहता है। पुरानी इसलिए डिलीट नहीं की जाती क्योंकि कुछ बच्चों को यदि रिकॉर्डेड सेशंस कंप्लीट जल्दी पढ़ने हैं तो वो पढ़ सकते हैं, वो हेल्प हो जाती है बच्चों को, इसलिए पुरानी वीडियोस में कभी डिलीट नहीं करती हूँ। ठीक है, तो न्यू लाइव बैच के नाम से जो फोल्डर बना हुआ है वो आपका प्रेजेंट फोल्डर है, जो अब पढ़ाया जा रहा है लाइव। तो बस आप इस फोल्डर में, जैसे आज हमारी शायद 15 या 14 नंबर की क्लास है, तो ऊपर की 13 क्लास को आप जरूर देख ले। ठीक है, और वैसे भी ये पार्ट 2 है, तो जिन्होंने पार्ट 1 देखा तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा आने वाला है। क्लियर। तो वंशानुक्रम और वातावरण, तो वंशानुक्रम और वातावरण की जो देन होती है वो होती है पर्सनैलिटी, तो मल्टीपल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई, इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ा था, जिसमें मैंने जुंग और आइजेंग के हिसाब से बताया था, क्रेशमर और शेल्डन के हिसाब से बताया था। ठीक है, जुंग और आइजेंग के हिसाब से मैंने आपको बताया था इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। आइजेंग के हिसाब से इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिक और साइकोटिक। और नेक्स्ट हमने किया था क्रेशमर के हिसाब से कौन कौन से, अस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। एंड द लास्ट शेल्डन के हिसाब से एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्ट्रोमॉर्फिक। ठीक है, तो ये किया था हमने कल की क्लास में। तो आज कुछ बचे हुए टाइप की पर्सनैलिटी करेंगे और व्यक्तित्व के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो बची हुई जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ा सा अजीब अजीब से नेम है, तो लिखने की बजाय मैं आपको एक सेकंड के लिए ऐसे दिखा देती हूँ, तो ज्यादा बेटर होगा, आप जल्दी समझ पाओगे। ठीक है, ये जो पर्सनैलिटी का टाइप है, ये जो टाइप है ये दिया था हिप्पोक्रेटस ने। ठीक है, हिप्पोक्रेटस नाम लिख देती हूँ ऊपर, हिप्पोक्रेटस। जैसे कल वाली जो टाइप थी पर्सनैलिटी की वो तो बड़ी आसान सी लगी थी आपको, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, आपने फटाफट से कर भी ली थी कि भाई बड़े आसानी से मैडम याद भी हो गया और मजा भी आ गया। आज वाली जो टाइप है वो थोड़ी सी न्यू है, आप लोगों ने पढ़ी नहीं होंगी, तो हल्का सा मजा कम आएगा, बट सीखते जाना जो मैं सिखाना चाह रही हूँ, ज्यादा डीप नहीं जाना, बस जितना बताऊं उतने पे काम करना है। हिप्पोक्रेटिस ने भी पर्सनैलिटी का
सिद्धांत दिया था पित्त के आधार पे, ठीक है, फ्लूइड के आधार पे, पित्त के आधार पे हिप्पोक्रेटिस ने क्या दिया था भाई, पर्सनैलिटी का सिद्धांत दिया था। तो हिप्पोक्रेटिस क्या कहता है, मतलब पर्सनैलिटी का टाइप दिया था, कुछ भी कह सकते हो। तो हिप्पोक्रेटिस ने कहा था कि इंसान में ना 4 टाइप की पर्सनैलिटी होती है। जो मैं बता रही हूँ उतना ही याद करना, बाकी क्या लिखा आपको कोई मतलब नहीं है। हिप्पोक्रेटिस ने 4 टाइप की पर्सनैलिटी दी थी। एक तो होती है येलो बाइल, मतलब वो कहता है कि कुछ इंसान होते हैं, जैसे आपको याद होगा, कुछ इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बैन जॉनसन ने क्रिएट किया था। तो बैन जॉनसन कहता ना इंसान की बॉडी में 4 फ्लूइड्स होते हैं, 4 फ्लूइड होते हैं, उसी तरीके से फैलगम है और ये मेलंकली है, इस टाइप से। तो इसी तरीके से जो हिप्पोक्रेटस है ये कहता है कि जो इंसान की पर्सनैलिटी होती है वो फ्लूइड से मिलके बनती है, जो 4 टाइप के होते हैं, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड बाइल और फैलगम, ठीक है। मीन्स वो कहता है कि बॉडी के अंदर कुछ कुछ होती हैं चीजें, वो जैसे हिलती डुलती हैं, तो इंसान की पर्सनैलिटी वैसे वैसे बनती रहती है, ठीक है। तो येलो बाइल काला पित्त, ब्लैक बाइल मतलब काला पित्त, येलो बाइल सॉरी पीला, ब्लड बाइल जिसको हम रक्त पित्त बोलते हैं, फैलगम जिसको हम कफ की प्रवृत्ति बोलते हैं, फैलगम जिसको हम कफ की प्रवृत्ति बोलते हैं। अब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि येलो बाइल वाला कैसा होता है, इतना डीप नहीं पूछा। वो क्या क्वेश्चन पूछता है, हिप्पोक्रेटिस ने पर्सनैलिटी का कौन सा टाइप या कौन सा चीज नहीं दी है। तो हिप्पोक्रेटिस ने पर्सनैलिटी का कौन सा टाइप नहीं दिया है, तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना, नहीं भी दिख रहा है तो मैं लिख देती हूँ, बस इतने से पॉइंट याद रखना, येलो बाइल, ठीक है, BILE, ब्लैक बाइल, ब्लड बाइल और PHLAGM फैलगम, जिसको कफ प्रवृत्ति के इंसान बोलते हैं, कफ प्रवृत्ति के इंसान बोलते हैं। तो कहता है जिसके अंदर येलो बाइल होते हैं ना, मतलब जिसके अंदर येलो बाइल ज्यादा होते हैं, वो बंदा कैसा होता है, हर उग्र, मतलब एकदम एक्टिव, एक्स्ट्रा एक्टिव, कभी टिक्के ही नहीं बैठे, मतलब क्रोधी, उग्र। तो येलो बाइल वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, वो उग्र होते हैं, मतलब एकदम से जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, मतलब पैशनेट इन द सेंस वो आवेश वाले पैशनेट। पैशनेट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कि अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट, ठीक है, हाँ, जैसे आई सेड टीचिंग इज माई पैशन। एक होते हैं मतलब हर चीज के लिए पैशनेट। एक 2 टाइप के बंदे होते हैं ना, एक तो कहते हैं यार बड़ा जबरदस्त है, कहते हैं यार बड़ा पागल है, मतलब सनकी है क्या, तो वो वाला टाइप होता है, ठीक है। तो जिसमें येलो बाइल की दिक्कत होती है वो इंसान पैशनेट होगा, हमेशा बहुत जल्दबाजी में रहेगा और बहुत उग्र स्वभाव का जो है हो जाता है। फिर ये कहता है जिसके अंदर जो ब्लैक बाइल होता है, मतलब जिसके अंदर ब्लैक बाइल की अधिकता होती है, वो बंदा फियरफुल होता है, डिप्रेशन में आ जाता है और मतलब डरता वरता रहता है। वैसे ये क्वालिटी नहीं पूछी आज तक, बट शायद आगे पूछ लें, क्योंकि आज तक तो ये टाइप ऑफ पर्सनैलिटी भी नहीं पूछी है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हिप्पोक्रेटिस के आधार पे क्या नहीं है पर्सनैलिटी में, तो आपको पता होना चाहिए भाई ये इस टाइप का कुछ आ जाए तो हिप्पोक्रेटिस ने दिया था, ठीक है। और जो ब्लड बाइल होता है, ब्लड बाइल, तो ब्लड बाइल वाले होते हैं चीयरफुल, एकदम ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, एंथुइज्म से भरे हुए, बहुत अच्छे वाले टाइप के जो बंदे होते हैं, तो वो ब्लड बाइल वाले होते हैं। और जो फैलगम होता है जिनमें कफ प्रवृत्ति की प्रधानता होती है, तो वो होते हैं काम और निष्क्रिय। देखो आपको कुछ नहीं रटना, आप छोड़ दो, आप बोर्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा, बोर्ड पे क्या लिखा आपको उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मेरी बात सुनना और याद करना। देखो सबसे पहले है येलो बाइल। अब येलो रंग बड़ा भड़कीला सा होता है, वैसे मुझे येलो पसंद है पर्सनली। येलो इन द सेंस 2 टाइप का येलो होता है, एक तो वो गोल्डन वाला येलो होता है, वो तो बहुत प्यारा सा लगता है। एक होता है वो वाला येलो, मतलब जो बिल्कुल ही भयंकर वाला पीला होता है ना। तो वो जो भयंकर वाला पीला होता है, तो बस ऐसे याद करो, पीला कलर बड़ा भड़कीला होता है। देखो याद करवा देती हूँ बिल्कुल। अब भड़कीला है तो मतलब ये जो येलो बाइल वाला बंदा है ये भी बड़ा भड़कीला है, मतलब गुस्से में आ जाता है, फटाफट टिकता नहीं है, शांति नहीं है दिमाग में, बस हो गया याद। अब देखो दूसरा है ब्लैक। अब ब्लैक कलर वैसे मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ब्लैक को हमारी हिंदू संस्कृति में ज्यादा अच्छा कलर नहीं माना जाता, मतलब कहते हैं शादी में ब्लैक देते भी नहीं है लड़की को हमारे यहाँ, तो ज्यादा अच्छा कलर नहीं मानता। ये बात अलग है कि पर्सनली मेरा फेवरेट है, बट मतलब ज्यादा अच्छा नहीं मानते, तो हम ऐसे याद करेंगे ज्यादा अच्छा नहीं मानेंगे, मतलब वो बंदा क्या रहता है भाई, वो डिप्रेशन में रहेगा, निराशावादी सा रहेगा, चिंता से भरा रहेगा। वो जो ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं होता वो क्या रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, निराशावादी रहेगा। तो ऐसे याद कर लेंगे ब्लैक बाइल। फिर दूसरा है ब्लड बाइल। भाई जिस बंदे में खून वून है मजेदार, तो इसका मतलब वो बंदा क्या है, मजेदार है, मतलब आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है, अपना मजे करता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, बस। तो ऐसे याद कर लेंगे। अब फैलगम जिसमें कफ प्रवृत्ति है,
जिसमें फैलगम पीता है भाई, वो कफ है बेचारा, अब ज्यादा बोलेगा ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा भाई, वो शांत रहेगा, इनएक्टिव रहेगा और अपने चुपचाप एकांत में रहेगा कि मेरे को मेरी कफ की बीमारी किसी और को ना पता चल जाए। हो गया ना याद? अब तो नहीं कहोगे क्वालिटी याद नहीं हुई। ठीक है, नोट्स में सब कुछ है, नोट्स में भी है, बुक में भी है, सब कुछ है। ठीक है, क्लियर हुआ? हम्म, ये हम कर चुके हैं। बस बाकी सब बोर्ड पे ही करवाऊंगी, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो लिखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, जिसके बहुत सारे टाइप हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी का टाइप है, नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी का टाइप है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार आया था, पिछली बार नहीं 3 बार से रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है इसका पीजीटी के अंदर। स्प्रेंजर का क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। स्प्रेंजर नाम का बंदा है जिसने पर्सनैलिटी का समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण दिया था। ठीक है, सोशलोजिकल दृष्टिकोण, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण, सोशलोजिकल दृष्टिकोण। ठीक है, कल वाली टाइप की पर्सनैलिटी में जिसको कोई भी डाउट है, कल वाली क्लास को देख लेना बेटा। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं उस क्लास को रिपीट करूं यहाँ पर, आपके पास वो क्लास सेव है, आप कितनी बार उसको देख लेना। शेल्डन ने एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्ट्रोमॉर्फिक दी थी, बहुत अच्छे से करवाई थी मैंने कल सारी, तो क्लास को आप रिपीट करके देख लिया करो। स्प्रेंजर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, क्योंकि देखो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अब मान लो मैं कल वाली क्लासेस को दोबारा बताने लगूंगी तो आज वाली क्लास का तो टाइम ही वेस्ट हो गया ना, तो वो आप दोबारा वहां से रिपीट कर लो। स्प्रेंजर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, स्प्रेंजर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो समाज शास्त्रीय आधार पे दिया था। ठीक है, वो किस आधार पे दिया था भाई, समाज शास्त्रीय आधार पे दिया था, मतलब समाज में जो इंसान होते हैं वो कैसे कैसे से होते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे जुंग और आइजेंक ने दिया था समाज शास्त्र, मतलब सामाजिकता के आधार पे, उन्होंने खाली सोसाइटी के आधार पे दिया था। इन्होंने समाज शास्त्रीय, सोशियो प्लस लॉजिकल, मतलब इसने दोनों चीज लगा दी, समाज भी लगा दी और समाज में लॉजिक्स भी लगा दिए, मतलब ये कह सकते हो आप। तो क्वेश्चन सीधा सीधा एक बार ये पूछा गया था, समाज शास्त्रीय आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। ठीक है, तो समाज शास्त्रीय आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, स्प्रेंजर ने किया था। किसने किया था, स्प्रेंगर ने किया था या स्प्रेंजर ने किया था, कुछ भी कह सकते हो। इसने ना 6 टाइप की पर्सनैलिटी दी है मैन में, मतलब इंसान की इसने 6 पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन जरूर आ सकता है यहाँ से, पूछ लेता है वो कि स्प्रेंजर के हिसाब से कौन सी पर्सनैलिटी है और स्ट्रेंजर के हिसाब से कौन सी पर्सनैलिटी नहीं है। ठीक है, ऐसे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहली पर्सनैलिटी है थ्योरेटिकल पर्सनैलिटी, जिसको सैद्धांतिक व्यक्तित्व बोलते हैं। सबसे पहली पर्सनैलिटी है थ्योरेटिकल पर्सनैलिटी, जिसको आप सैद्धांतिक व्यक्तित्व बोलते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल सैद्धांतिक व्यक्तित्व कौन सा होगा, सोचो। सैद्धांतिक व्यक्तित्व आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग कहते हैं ये मेरे प्रिंसिपल्स है। ठीक है, ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मतलब ये भाई मेरे सिद्धांत हैं, जीवन में मेरी कुछ ऐसी थॉट्स हैं और मैं अपने सिद्धांतों से खड़ा रहता हूँ। जैसे अपने सिद्धांतों में ऑनेस्टी है, ऑनेस्ट रहो बस, जीवन में सब किसी के लिए ऑनेस्ट रहो, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मतलब रिलेशंस के लिए। यदि आप ऑनेस्टी रखते हो तो लाइफ में आप बहुत आगे तक जा सकते हो। हार्डवर्क तो धीरे धीरे करना ही है, लेकिन अपने प्रिंसिपल के अंदर ऑनेस्टी रखो। यकीन मानिए, मैंने देखा है कि ऑनेस्टी ऑलवेज रिपे यू। यदि आप किसी के लिए ईमानदार रहते हैं तो भगवान देखता है और भगवान आपको रिपे जरूर करता है। ठीक है, ये चीज मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में है, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ कहीं को, बट जस्ट पर्सनैलिटी का चैप्टर है तो आपको पता है पर्सनैलिटी के चैप्टर में तो मतलब थोड़ा मेरा ज्ञान आएगा ही आएगा, है ना। तो थ्योरेटिकल जो पर्सनैलिटी है, जिसको हम बोलते हैं सैद्धांतिक व्यक्तित्व, तो सैद्धांतिक मतलब जो रूल्स वाला है, जो प्रिंसिपल वाला है, बहुत सारी चीजें जिसके अंदर हैं, तो जिसके रूल रेगुलेशन सिद्धांत हैं, तो वो जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल प्रिंसिपल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल प्रिंसिपल बोलते हैं। तो जैसे फिलोसफर, राइटर, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, मतलब जो फिलोसफर होते हैं, राइटर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इनके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, उसी के आधार पे जो है ये काम करते हैं। दूसरी जो स्पेंजर ने पर्सनैलिटी दी है वो इकोनॉमिकल पर्सनैलिटी दी है। इकोनॉमिकल मतलब वो कहता है भाई दुनिया में कुछ बंदे होते हैं जो बिजनेस माइंडेड होते हैं, सिर्फ उनका काम बिजनेस से रिलेट करना होता है। तो बिजनेस से जो आप रिलेट करते हो, मतलब कुछ बंदे बिजनेस के टाइप में होते हैं, तो बिजनेस से जब आप रिलेट करते हो तो यहाँ पर वो बिजनेस जो मैन होते हैं, वो जो पर्सन होते हैं, जैसे कि बिजनेस मैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, तो ये किसके अंदर आएगी, इकोनॉमिक पर्सनैलिटी के अंदर। ठीक है, ये किसके अंदर आएंगे, इकोनॉमिक पर्सनैलिटी के अंदर। ठीक है,
दीपा शर्मा बेटा, जब आप बैच में पढ़ रहे हो तो आपको यूट्यूब की क्लास देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरी बात सुनिए। चलो 1 मिनट ले लेती हूँ, काफी बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं 2-3 कि मैम हम सिर्फ वही पढ़ें जो आप पढ़ा रहे हो। यस, जो आप आपके पास बैच है ना, जो आपको बैच में पढ़ाया हुआ, आप सिर्फ कंटेंट में यही पढ़ो। यूट्यूब पे पता आपको क्या पढ़ना है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस बस। जो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाती हूँ रोज रात 9 बजे के, आपने देखा होगा, वो आपके लिए करवाए जाते हैं। आपका जो टॉपिक मैं यहाँ पढ़ाती हूँ रात को, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वही टॉपिक मैं वहां 9 बजे पढ़ाती हूँ। चाहे मेरा जी कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, कई बार मन नहीं करता पढ़ाने का, तो भी मुझे लगता है नहीं आज ये टॉपिक आपको पढ़ाया है तो इसके क्वेश्चन मैं करवाऊं। तो वहां पर जो प्रैक्टिस करवाई जाती है वो इसीलिए करवाई जाती है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट के लिए आपको किसी यूट्यूब चैनल को नहीं देखना। जब आपने 90 नंबर का बैच ले लिया, आपने अपने पैसे यहाँ लगा दिए, तो अपना इतना ट्रस्ट रखो, इतना विश्वास रखो कि इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है? हाँ, सेल्फ स्टडी कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ना ही नहीं। जब आप मेरे साथ वीडियोस देखते हो ना बेटा, तो वो आपकी पक्की नहीं होती। किसी बच्चे को वहम है कि मुझे तो बहुत पक्की हो जाती है, वो उसको हो सकती है जिसने पिछले साल भी बैच ले रखा था, जो पढ़ा था, जो और बैचेज में भी है। लेकिन जो बच्चा पहली बार देख रहा है, जो फ्रेशर है, आपको लगता है कि यस मैम के साथ हमें समझ आ गया, लेकिन आप यकीन मानो वो 100% नहीं होता है। जब तक आप उस वीडियो को दोबारा नहीं देखते हैं ना पलट के, वो पक्की नहीं होती है। ठीक है? अभी तो टाइम कम है, लेकिन फिर भी चाहे स्पीड को बढ़ा के ट्राई किया करो देखने का, ताकि चीजें पक्की याद हो जाए। और कुछ बच्चे नोट्स नोट्स करते रहते हैं, तो पीडीएफ सेक्शन को खोल के देखो। पीडीएफ सेक्शन में और एक कंप्लीट पीडीएफ है जिसका नाम है कंप्लीट साइकोलॉजी। उस एक पीडीएफ का प्रिंट ले लो, उसके अंदर पूरी साइकोलॉजी लिखी हुई है। अब कुछ महान बच्चे ये कहते हैं उसके अंदर तो वो शब्द नहीं लिखा, तो ऐसे बच्चों का इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। मान लो 2-4 शब्द उसके अंदर नहीं लिखे, तो आप उनको एडिट करें। जब आप क्लास को देख रहे हैं तो ये उम्मीद मत करें कि मैं वो 2-4 शब्द भी आपको लिख के देने वाली हूँ उस पीडीएफ में, तो आप वो शब्द अपने आप एडिट करेंगे। यदि कोई बच्चा वो भी उम्मीद करता है, तो मतलब ये उम्मीद छोड़ दो कि पेपर भी मैं ही दिया हूँ, फिर तो वो वाली बात हो जाती है। ठीक है? तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि कंफ्यूज मत हो, यूट्यूब की कोई कंटेंट वीडियो देख के आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप की कंटेंट वीडियो देखनी है। यूट्यूब पर सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं करवाती हूँ, जो मैं प्रैक्टिस सीरीज करवा रही हूँ, वो मिस नहीं करनी है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। इंग्लिश का मैंने आपका सॉल्यूशन ढूंढ दिया है। अब मुझे समझ नहीं आता, सभी बच्चे अब बोलने लगे मैम आप करवाओ आप करवाओ। यार अब ऐसे ऋचा मैम को बीच में हटाना भी अच्छा नहीं लगता, समझा करो। लेकिन मैं इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे को आपको लोगों को एक कंप्लीट मैराथन दे रही हूँ इंग्लिश की। ये आप लोगों के लिए ही, आप लोगों की डिमांड पे ही है। तो अगले संडे को जब भी क्लास देनी होगी मैं बता दूंगी, एक कंप्लीट मैराथन दूंगी इंग्लिश की, वो देख लेना। और कुछ बच्चे कहते हैं मैम जो आपकी पुरानी इंग्लिश है व्हाइट बोर्ड वाली, उसको देख ले। बेशक देख लो, वो कहने में पुरानी है बट वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो टू द पॉइंट है, आप उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो किसी प्रकार की टेंशन ना लो। चले, अब हो गए सबके डाउट? हाँ, जो खुद नोट्स बना रहा है उससे बेस्ट तो दुनिया में कोई है ही नहीं। देखो, इकोनॉमिकल पर्सनैलिटी समझ के, तो वो होती है इकोनॉमिक। और दूसरी बात, आप टेंशन क्यों ले रहे हो यार, मेरी बुक आई हुई है मार्केट में, अब तो किसी को सोचने की जरूरत ही नहीं है। बुक में हर चीज है, आंसर क्या, क्वेश्चन क्या, इंग्लिश मीडियम क्या। और इंग्लिश मीडियम वाले तो सिर्फ बुक ही लेंगे, मतलब उनको लाइन टू लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो, चलो, अब कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी मैं, चाहे तुम 50 क्वेश्चन पूछो। ये तो चल सब बच्चों के इक्वल इक्वल डाउट आ रहे थे तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो है वो है रिलीजियस टाइप की पर्सनैलिटी। अब रिलीजियस पर्सनैलिटी कौन सी होती है भाई? धार्मिक। रिलीजियस पर्सनैलिटी कौन सी होती है? धार्मिक होती है। धार्मिक का मतलब क्या होता है? धार्मिक होता है धर्म से रिलेटेड। ठीक है? धार्मिक होता है धर्म से रिलेटेड। धर्म मतलब आ, धर्म मतलब रिलीजन। ठीक है? धर्म से रिलेटेड होता है धार्मिक पर्सनैलिटी। तो रिलीजियस जो बंदे होते हैं, जैसे साधु संत पुजारी, तो इस टाइप के बंदे होते हैं। अरे सीधी सी बात है यार, हर कोई अपने हिसाब से बोल रहा है। वो कह रहा था अंतर्मुखी बाह्यमुखी होते हैं, स्प्रेंजर कह रहा है मेरे हिसाब से तो समाज वाले होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। ठीक है? और वैसे ऋचा मैम सच में इंग्लिश बहुत अच्छा करवाती है। मैं अपने यहाँ टीचर ऐसे ही नहीं रखती। बस ये बात अलग है कि मैम मेरी तरह हंसती नहीं है, और क्या है, मैम को हंसवा देंगे धीरे धीरे। मैम कंटेंट बहुत अच्छा देती है, कंटेंट पे काम करो, कंटेंट मैम का अच्छा है। ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट है पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। अब पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटी होती है, आपको पता है जो राजनीति में रुचि रखते हैं, बहुत सारे दुनिया में बंदे होते हैं जो राजनीति के अंदर रुचि रखते हैं, तो वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी होते हैं। फिर एस्थेटिक पर्सनैलिटी, जो कला प्रेमी होते हैं, सौंदर्यात्मक होते हैं, उनको हम बोलते हैं एस्थेटिक पर्सनैलिटी के लोग। यह व्यक्ति कला के क्षेत्र में अत्यंत उत्कृष्ट होते हैं, आर्टिस्ट हुए, पेंटर हुए, स्कल्प्टर है, तो ये सभी क्या होते हैं? तो ये सभी होते हैं एस्थेटिक पर्सनैलिटी। तो देखो बिल्कुल आसान है,
क्या ही याद करना स्प्रेंजर में, 2 बार क्वेश्चन आ लिया इसका स्टेट के एग्जाम में, सिर्फ क्या याद करा, 6 टाइप की स्प्रेंजर ने पर्सनैलिटी दी है, क्वेश्चन पूछेगा कौन सी स्प्रेंजर ने दी है और कौन सी नहीं दी। तो देखो रिलीजियस याद हो जाएगा आराम से, सोशल याद हो जाएगा आराम से, पॉलिटिकल याद हो जाएगा आराम से, इकोनॉमिकल याद हो जाएगा आराम से, थ्योरेटिकल और एस्थेटिक थोड़े नए शब्द लग रहे हैं, तो थ्योरेटिकल और एस्थेटिक, तो ये टाइप किसने दिया है भाई, स्प्रेंजर ने, ठीक है। अब इसके अलावा एक लास्ट टाइप और है पर्सनैलिटी का, यूं तो बहुत सारे हैं बट इनमें से आपके एग्जाम में सब कवर हो जाएंगे। एक लास्ट जो टाइप का पर्सनैलिटी है, ये फ्रीडमैन और रोजमैन ने दी थी। ये किसने दी थी भाई, फ्रीडमैन और रोजमैन ने दी थी। किसने दी थी, फ्रीडमैन एंड रोजमैन ने दी थी। ये जो है पर्सनैलिटी फ्रीडमैन एंड रोजमैन ने दी थी ये पर्सनैलिटी। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसने दी थी टाइप ए बी टाइप की पर्सनैलिटी, मतलब ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। आपने देखा होगा 2011 में क्वेश्चन आया हुआ था कि हृदय घात की संभावना किस प्रकार के व्यक्तित्व को होती है। अब मान लो किसी ने पढ़ा ही नहीं और उसमें ऑप्शन में रखे थे ए बी सी डी व्यक्तित्व। अब हमने तो पढ़े नहीं भाई, हमने तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एम्बीवर्ट पढ़े हैं, पिकनिक डिस्प्लास्टिक क्रैशमर शेल्डन, इतना ही पढ़ देते हैं साइकोलॉजी में लोग। लेकिन नहीं, पूरा पढ़ना है। पर्सनैलिटी के टाइप से अपने एग्जाम में हर बार क्वेश्चन निकल रहा है, तो पर्सनैलिटी का चैप्टर, बुद्धि का चैप्टर तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। हाँ तो देखो ए बी सी टाइप की पर्सनैलिटी दी है, इसके अंदर है ना आपको कुछ नहीं करना, मैं एक शॉर्टकट वे में याद करवाती हूँ। देखो ए बी सी डी, ठीक है, इसने ए बी सी टाइप की पर्सनैलिटी दी है, तो हम ऐसे याद करेंगे ए से अटैक, ए से अटैक। ए टाइप की पर्सनैलिटी वो होती है जो हर बात को दिल पे ले लेती है, हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत रहती है। बी से बिंदास, बी से बिंदास, भाई बी वाले लोग बड़े बिंदास होते हैं, ठीक है। बी से बिंदास, बी से बिंदास, तो बिंदास से याद हो जाएगा। सी से कैंसर, सी वाली पर्सनैलिटी को कैंसर होने की संभावना होती है। डी से डिप्रेशन, डी से डिप्रेशन, बस याद हो गया ना, ए बी सी डी। ए से अटैक, बी से बिंदास, सी से कैंसर, डी से डिप्रेशन। क्वेश्चन यही आया था ए टाइप की पर्सनैलिटी को कौन से रोग की संभावना होती है, हृदयघात। सी बस कैंसर किस टाइप की पर्सनैलिटी से संबंधित है, सी टाइप की पर्सनैलिटी से संबंधित है। तो ऐसे करके भी वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, बट थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आ जाए एबीसी, ए बी टाइप की पर्सनैलिटी किसने दी थी, एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था, तो किसने दी थी भाई, फ्रीडमैन ऑन रोजनमैन, ठीक है। फ्रीडमैन ऑन रोजनमैन ने दी थी क्या, ए बी सी डी टाइप की पर्सनैलिटी। देखो ए टाइप की पर्सनैलिटी के अंदर क्या है, जो ए टाइप की पर्सनैलिटी है वो हाईली मोटिवेटेड होती है, मतलब उसके अंदर पेशेंस नहीं होते, मतलब वो बहुत जल्दी हर चीज को अपने दिल दिमाग पे शुरू कर लेती है, ठीक है। हर चीज अपने दिल दिमाग पे वो जो है ले लेती है, जो ए टाइप की पर्सनैलिटी होती है। अब हर चीज को दिल दिमाग पे लेगी तभी तो उसको क्या होगा भाई, तभी तो उसको क्या होगा, अटैक होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको हाइपर टेंशन होता है। तो कोरोनरी, कोरोनरी होती हार्ट डिजीज, ठीक है, तो उसको हाइपर टेंशन होता है। हाइपर टेंशन मतलब वो ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं चीजों को, तो इसीलिए उनको कोरोनरी डिजीज। तो क्वेश्चन यही आया था, कोरोनरी हृदय रोग किस टाइप की पर्सनैलिटी को होता है, तो किस टाइप की पर्सनैलिटी को होता है भाई, ए टाइप की पर्सनैलिटी को, ठीक है। किसको होता है, ए टाइप की पर्सनैलिटी को, क्लियर। नेक्स्ट है बी टाइप की पर्सनैलिटी। तो बी टाइप वो होती है जो ए के बिल्कुल अपोजिट होती है। ए हर चीज को दुखी हो जाती है, जल्दी में ले लेती है, दिल पे ले लेती है। बी टाइप की पर्सनैलिटी कहती है भाई खाओ पियो ऐश करो, मतलब मजे करती है जिंदगी में, कोई टेंशन नहीं लेती, तभी तो बी से बिंदास। तो बी टाइप के क्या हो गए, बिंदास हो गए, ठीक है। अब जो सी टाइप की पर्सनैलिटी होती है, तो जो ए बी टाइप की पर्सनैलिटी दी है ये तो किसने दी है भाई, फ्रीडमैन ने, ठीक है। ध्यान रखना ए और बी टाइप की जो पर्सनैलिटी है वो तो किसने दी है, फ्रीडमैन ने। किसने दी है, फ्रीडमैन ने दी है। ए और बी टाइप की पर्सनैलिटी किसने दी है, फ्रीडमैन ने दी है। अब जो सी टाइप की पर्सनैलिटी है, सी टाइप की पर्सनैलिटी है वो मॉरिस ने दी थी, ठीक है। इतना डीप मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में क्वेश्चन डालेगा, वो आज तक नहीं डाला है इतना डीप, बट स्टिल जब हम पढ़ ही रहे हैं तो पूरी चीजें पढ़ेंगे। क्या पता एग्जामिनर किस दिमाग से बैठा है, बीवी ने उसको चार झाड़ा है या मतलब लड़के आया घर से, पेपर का गुस्सा निकाले, ऐसा मुश्किल बना दे, ऐसा आसान बना दे, तो पता समझ आना चाहिए आपको, ठीक है। तो मॉरिस ने जो है सी टाइप की पर्सनैलिटी बताई है,
और बस यही कहा है कि जो सी टाइप के बंदे होते हैं वो कैंसर जैसे रोगों के प्रति क्या होते हैं भाई, संवेदनशील होते हैं, मतलब उनको कैंसर होने की संभावना हो सकती है। ठीक है। अब डी टाइप की पर्सनैलिटी, जो डी टाइप की पर्सनैलिटी है, डी जॉन डेनोल्ट ने दी है। जो डी टाइप की पर्सनैलिटी है वो किसने दी है, डेनोल्ट ने। तो डी टाइप की पर्सनैलिटी को डिप्रेशन हो सकता है। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है किसने दी है, पीजीटी वाले फिर भी कर लो, पीआरटी टीजीटी वाले छोड़ दो। ठीक है, जॉन डेनोल्ट ने दी है डी टाइप की पर्सनैलिटी। जो एच टाइप की पर्सनैलिटी होती है, एच टाइप की, एच से ऑनेस्टी, एच से ह्यूमैनिटी, तो ये ऑनेस्टी और ह्यूमैनिटी पर बेस्ड होती है। ठीक है, किस पर होती है भाई, ऑनेस्टी और ह्यूमैनिटी पर बेस्ड होती है। कौन सी भाई, एच टाइप की पर्सनैलिटी। ठीक है, एच टाइप की पर्सनैलिटी किस पे बेस्ड होती है, ऑनेस्टी और ह्यूमैनिटी पर बेस्ड होती है। फिर है टी टाइप की, तो टी से क्या होता है, थ्रिल। टी से क्या होता है, थ्रिल। तो थ्रिल मतलब जो एडवेंचरस काइंड के बंदे होते हैं, तो वो होती है भाई टी टाइप की पर्सनैलिटी। ज्यादा मत याद करना, ए बी सी डी पक्का याद करना। एच से तो ह्यूमैनिटी होता ही है, टी से थ्रिल हो गया बस। तो वो आपको कोई यही पूछ सकता है भाई थ्रिलिंग की पर्सनैलिटी कौन सी होती है, तो मान ले ए बी सी डी ई एच आपको कुछ ऐसे शब्द लिख दे, तो एटलीस्ट यू शुड नो कि हाँ हमने ये पढ़ा है कंटेंट, बस इतना ही, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसका 2018 में, तो हमें इस पे फोकस करने की थोड़ी सी आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, तो बस आप इतना सा ध्यान रखना, ए बी फ्रीडमैन ने दी है, और जो सी टाइप की पर्सनैलिटी है मॉरिस ने दी है, सी मॉरिस सी। ठीक है, डी टाइप की पर्सनैलिटी डी से डोनाल्ड, इनके नाम के साथ ही जुड़ रही है इनकी पर्सनैलिटी, डी से डोनेट। ठीक है, एच सुजैन और टी फॉरले। इतना इनके फाउंडर याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, एच और टी के याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुई? क्लियर हुई भाई? अब जो मैं बता रही हूं, मैंने कहा पीजीटी वालों के अलावा कोई भी इसको बेशक ध्यान ना दे, इतना खास पीजीटी वाले ही फोकस करें। मॉर्गन एंड गिलेंच थ्योरी। मॉर्गन क्या कहता है, सिर्फ इतना याद रखना कि मॉर्गन ने कहा है कि बंदे तीन टाइप के होते हैं। क्योंकि पर्सनैलिटी के चैप्टर से यदि आप एसिड का एक एवरेज उठा के देखेंगे ना बेटा, एसिड का एक एवरेज भी उठा के देखेंगे ना, पर्सनैलिटी से हर बार एक नया क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्लास तो चल रही है, आपके कमेंट्स बिल्कुल रुक गए, ऐसा लग रहा है जैसे कि सुन नहीं रहे मेरी क्लास। तो ओके चल रही है, लेकिन आपके कमेंट इतने स्क्रीन पे रुक गए, मुझे लगा यार क्लास ही रुक गई। चलो, नहीं अन्नू, पीआरटी वाले इतना डीपली मत करो, पीआरटी वाले इतना डीपली मत करो, पीआरटी वाले सिर्फ ये ए बी सी डी याद कर लो बस, बाकी मत करना। ठीक है, और स्प्रेंजर के 6 टाइप याद कर लो। लेकिन टीजीटी पीजीटी में आपने ध्यान दिया हो, पर्सनैलिटी के अंदर है ना, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आपको पता है स्टेट के एग्जाम्स को लेके, पर्सनैलिटी में हर बार एग्जामिनर एक नया क्वेश्चन जरूर लाता है। पुराना भी लाएगा, दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं, और नया भी लाएगा। तो नया लाएगा तो इनसे बाहर नहीं लाएगा जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मॉर्गन ने 3 टाइप के बंदे बताए हैं कि 3 टाइप के लोगों की पर्सनैलिटी होती है। एक होती है मैन ऑफ फीलिंग्स, जो भावुक व्यक्ति होता है। एक होता है मैन ऑफ एक्शन, जो कार्यशील व्यक्ति होता है। एक होता है मैन ऑफ थॉट। ठीक है, मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ फीलिंग, मैन ऑफ थॉट, मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ फीलिंग, मैन ऑफ थॉट। बस क्यों बता रही हूं मैं, अब भाई उसका क्या भरोसा, वो लिख दे तुम्हें कि मॉर्गन ने निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व नहीं दिया। और पेपर वाले का, स्टेट वाले की तो एक खास बात यही होती है, जहां 3 से ऊपर कुछ आ जाता है ना, 3 से ऊपर कुछ आ जाता है, अब 3 से ऊपर कुछ आ गया ना, तो वो क्वेश्चन पता क्या बनाता है, निम्न में से किसने, मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या नहीं है। वो हमेशा ऐसे क्वेश्चन बताता है, निम्न में से इसके अकॉर्डिंग क्या नहीं है। तो 3 चीज आ गई ना, तो चौथा वो कुछ ना कुछ बना के तुम्हें देगा ही देगा पंगे करने के लिए। ठीक है, तो जहां भी ये 3 चीजें आती है तो वो तो ध्यान रखा रहने देना। ठीक है, हाँ, तो मैन ऑफ फीलिंग, मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ थॉट्स, तो ये ध्यान रखना। एंड द लास्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, लास्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, जैसे कि स्प्रेंजर ने दिए हैं, जैसे स्प्रेंजर ने दिए हैं पर्सनैलिटी के, ऐसे ही हॉलैंड कहता है भाई, हॉलैंड कहता है कि मैंने भी पर्सनैलिटी बता रहा हूं, मेरे हिसाब से भी, ये क्वेश्चन डी प्लस बी में आया था, हॉलैंड के हिसाब से व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। तो हॉलैंड के हिसाब से जो पर्सनैलिटी है वो 6 प्रकार की होती है। ठीक है, हॉलैंड के हिसाब से जो व्यक्तित्व है वो कितने प्रकार का होता है बच्चे, 6 प्रकार का होता है व्यक्तित्व।
तो इसने अपने 6 बताए हैं। एक रियलिस्टिक होता है बंदा, इन्वेस्टिगेटिव होता है मतलब बौद्धिक होगा, आर्टिस्टिक होगा मतलब कलात्मक होगा, आर्टिस्टिक होगा मतलब कलात्मक होगा, और इंटरप्राइजिंग व्यवहारिक होगा, सोशल होगा, और कन्वेंशनल मतलब परंपरागत होगा। ठीक है, मतलब परंपरागत होगा। जैसे पिछली बार स्प्रेंजर के हिसाब से पूछा था कि स्प्रेंजर के हिसाब से व्यक्तित्व में कौन सा आता और कौन सा नहीं आता, तो वो भी 6 व्यक्तित्व थे, 3 दे रखे थे, चौथा कुछ और दे रखा था। तो क्या पता अब की बार पीजीटी वालों को हॉलैंड के हिसाब से पूछ ले, क्योंकि अब तक तो हॉलैंड पढ़ाया नहीं, और ये पिछली बार भी मैंने नहीं पढ़ाया था, इसको ऐड ऑन कर लेना, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो ऐड होता ही है। ठीक है, तो नोट्स में शायद हॉलैंड नहीं है, तो आप इसको ऐड ऑन कर लेना। वैसे भी जो चीज़ मैं पीडीएफ से पढ़ाती हूँ वो बिल्कुल इस क्लास के साथ आपको अटैच मिल जाएगी क्लास के बाद ही। तो ये जिससे मैं पढ़ा रही हूँ एज इट इज़ आपको इस क्लास के बाद इसी क्लास के साथ मिल जाएगी। तो कॉपी के अंदर थोड़ा सा अपने हाथों को कष्ट देके ये ऐड कर लेना। ठीक है, तो रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल एंड एंटरप्राइजिंग। ठीक है, तो ये किसके हिसाब से थे? हॉलैंड वाले के। पीआरटी वालों को कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, जितना है वो मोर देन सफिशियंट है। ठीक है भाई, तो ये ऐड ऑन कर लेना। तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है वो हमारे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। जो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है यहाँ पर वो हमारे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। अब टाइप ऑफ पर्सनैलिटी समझ गए हमने कितने पढ़ लिए? एक बार रिपीट करना, फटाफट लिखना। जूंग के हिसाब से पढ़ा, फिर आइजेंग के हिसाब से पढ़ा, फिर क्रैशमर के हिसाब से पढ़ा, फिर शेल्डन के हिसाब से पढ़ा, फिर आपको हिप्पोक्रेटिस के हिसाब से पढ़ा, फ्रीडमैन के हिसाब से पढ़ा, फिर आपने स्प्रेंजर के हिसाब से पढ़ा, हॉलैंड के हिसाब से पढ़ लिया। ठीक है, और बीच में आपने ये जो नया ऐड किया है मॉर्गन और गिलैंड के हिसाब से पढ़ लिया। तो इतने सारे टाइप ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और टाइप ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ने की जरूरत है। ये मोर देन सफिशिएंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर्सनैलिटी के 2 सेक्शन कंप्लीट हुए। एक व्यक्तित्व क्या होता है और कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। दूसरा सेक्शन जो पर्सनैलिटी का अपना पूरा हुआ वो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी से पूरा हो गया है। अब हम तीसरे सेक्शन पे चलते हैं। पर्सनैलिटी के बी वालों को कोई डिजीज नहीं होती, बी पर्सनैलिटी बिंदास है, और बिंदास लोगों को कहाँ डिजीज होती है? डिजीज तो दुखियारे लोगों को होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम पर्सनैलिटी के सेक्शन पे अगले हिस्से पे चलते हैं। थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का सिद्धांत। आप उनको व्यक्तित्व का सिद्धांत भी कह सकते हो। मतलब जो मैंने आज करवाए हैं है तो ये टाइप ही, बट सिद्धांत भी एक ही बात है कि पर्सनैलिटी के लिए किसने क्या क्या कहा। ठीक है, तो पर्सनैलिटी के लिए किसने क्या क्या कहा तो आप इनको सिद्धांत कहो, टाइप कहो, पर टाइप में ही रखेंगे हम ज्यादा। अब देखिए, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप क्यों लिख दिया? थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। अब बात कर लेते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत कि पर्सनैलिटी के सिद्धांतों के लेके किस बंदे ने क्या क्या बोला कि व्यक्तित्व के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, मतलब क्या क्या चीज होती है व्यक्तित्व के अंदर। तो क्या मतलब हो सकता है पर्सनैलिटी के अंदर, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले है व्यक्तित्व के सिद्धांतों में ट्रेट थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं शील गुण। शील गुण का सिद्धांत। तो सर्वप्रथम है ट्रेट थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं शील गुण का सिद्धांत। शील गुण का सिद्धांत ट्रेट थ्योरी पर्सनैलिटी में दी है आलपोर्ट ने। आलपोर्ट एवं कैटल, यदि बात करें तो दोनों ने ही ट्रेड दिए हैं। ठीक है, ट्रेड थ्योरी किसके द्वारा दी गई है भाई? आलपोर्ट एवं आलपोर्ट एवं कैटल के द्वारा दी गई है। आलपोर्ट एवं कैटल के द्वारा दी गई है क्या? ट्रेट थ्योरी। सबसे पहले कैटल को ही सुन लो। कैटल ने जो ट्रेड, सबसे पहले ट्रेड समझ लो क्या होते हैं, शील गुण। ट्रेड्स क्या होते हैं? जो किसी भी इंसान के व्यवहार के अंदर एक रियल इंस्टिंक्ट होती हैं। किसी भी इंसान के व्यवहार में कोई मूल प्रवृत्तियां होती हैं जिससे हम बिहेवियर करते हैं, जिससे हमारी थॉट्स होती हैं। मतलब ट्रेट वो होते हैं जो हमारे बिहेवियर के अंदर, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो भाव हैं, जो गुण हैं, जो हमारा व्यवहार है, वही हमारे क्या होते हैं भाई? ट्रेट होते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या होता है?
ट्रेट होते हैं, तो ध्यान रखेंगे ट्रेट होता है कुछ भी जो आपका बिहेवियर के अंदर कुछ भी किसी भी टाइप से कुछ होता है, तो वो जो चीज होती है ट्रेट होती है। ठीक है, तो वो चीज होती है, क्या होती है भाई, व्यवहार होता है, ट्रेट होता है। थैंक यू सो मच। नया ही मिलेगा, नया ही पढ़ोगे तभी बैच का मजा है। मैं हमेशा ये कहती हूँ यूट्यूब पे मतलब इतना कुछ नहीं होता जितना पेड कोर्सेज में होता है, बहुत डिफरेंट होता है कंटेंट, बहुत डिफरेंट होता है। देखिए, हाँ, शील गुण का सिद्धांत, तो आलपोर्ट एवं कैटल के द्वारा दिए गए हैं क्या भाई, ट्रेट थ्योरी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आलपोर्ट के हिसाब से। तो आलपोर्ट नहीं, शील गुण समझ गए ना, आपके बिहेवियर में जो भी ट्रेट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, शील गुण होते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कैटल की, सुन लो, सिंपल सी बात है। कैटल ने जो ट्रेट्स दिए हैं बेटा वो 16 दिए हैं, ठीक है। 16 पीएफ प्रश्नावली भी बोल देते हैं उनको, पिछली बार यही क्वेश्चन था एग्जाम में, देखा होगा आपको। 16 पीएफ, पीएफ मतलब पर्सनैलिटी से रिलेट करते हैं आपके जो फैक्टर्स होते हैं, तो ये जो है किसने दी है, तो ये जो 16 पीएफ प्रश्नावली दी है, तो ये किसने दी है भाई, कैटल ने दी है, ठीक है। 16 पीएफ प्रश्नावली किसके द्वारा गिवन है, कैटल। तो कैटल ने 16 शील गुण दिए थे, मतलब किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है उसके अंदर 16 ट्रेट होते हैं, तो ये 16 ट्रेट किसने बताए हैं भाई, हाँ, कैटल ने बताए हैं। आपको अभी 16 ट्रेट याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे बुक के अंदर तो मैंने टाइप करवा दिए थे ABCDEFG, पर जरूरत नहीं है, ना ही आज तक पूछे कि कौन से 16 ट्रेट थे, ना ही कभी पूछेगा, ठीक है। बस इतना याद रखना, कैटल ने कितने शील गुण दिए हैं भाई, 16। 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी है, कैटल ने, इतना सा याद रखना, ठीक है। कल जो 9 बजे वाली सीरीज थी उसमें क्वेश्चन आ चुका है। फिर आ जाती है ट्रेड थ्योरी, आलपोर्ट वाली इंपॉर्टेंट है। आलपोर्ट ने कितने ट्रेड दिए हैं भाई, 2 दिए हैं। आलपोर्ट ने 2 ट्रेड दिए हैं, एक है कार्डिनल ट्रेट, एक है कार्डिनल ट्रेट, और एक है केंद्रीय शील गुण, केंद्रीय शील गुण जिसको बोलते हैं सेंट्रल ट्रेट। कार्डिनल को हिंदी इंग्लिश में कार्डिनल, हिंदी में ज्यादा शुद्ध हिंदी में करें तो इसको व्यक्तिगत शील गुण कह सकते हो आप, ठीक है। तो आलपोर्ट ने मुख्य रूप से 2 शील गुण दिए हैं, 2 शील गुण दिए हैं, एक है कार्डिनल ट्रेट्स, एक कार्डिनल ट्रेट, दूसरा है केंद्रीय ट्रेट। कार्डिनल क्या होते हैं, देखो, कार्डिनल ट्रेट होते हैं आपके बिहेवियर के क्यों, आज से पहले नहीं लग रहा था कि बैच लेके अच्छा लगा? कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आज ऐसे लग रहा है कि मजा आ गया बैच लेके। क्यों भाई, आज से पहले भी क्या मैंने इतना बुरा पढ़ाया कि तुम्हें मजा नहीं आया था? निकम्मे हो तुम। चलो थैंक यू, मजाक कर रही हूँ। देखिए, कार्डिनल ट्रेट और केंद्रीय ट्रेट। कार्डिनल का मतलब क्या होता है, कार्डिनल शील गुण, कार्डिनल ट्रेट वो होते हैं जो किसी भी व्यवहार के जो सबसे मुख्य गुण होते हैं, मतलब किसी के बिहेवियर के जो मुख्य गुण होते हैं, जो किसी भी व्यवहार के सबसे स्पेशल गुण होते हैं, जिससे लोग आपको जानते हैं, जिससे दुनिया आपको पहचानती है। तो लोग आपको जानते हैं, दुनिया आपको पहचानती है, वो आपके बिहेवियर के कैसे गुण होते हैं बेटा, कार्डिनल ट्रेट्स। कैसे मतलब, जिससे लोग आपको जानते हैं, जिससे दुनिया आपको पहचानती है, तो ये आपके व्यवहार के कैसे गुण होते हैं, कार्डिनल ट्रेट। समझे क्या, जिससे लोग आपको जानते हैं, जिससे दुनिया आपको पहचानती है, तो वो आपके बिहेवियर के कैसे गुण होते हैं, वो आपके बिहेवियर के कार्डिनल ट्रेट जो है कहलाते हैं। सेंटर गुण, जिससे जैसे कि हम कुछ भी कह दे, कोई टीचर है, हम ये कहते हैं ना, यार ये वाला टीचर है ना इस सब्जेक्ट में बहुत जबरदस्त है, जैसे उस सब्जेक्ट का नाम आता सीधा उस टीचर का नाम आ जाता है। तो भाई जैसे उस सब्जेक्ट का नाम आए वैसे उस टीचर का नाम क्यों आता है, क्योंकि वो उसके व्यवहार का मुख्य गुण है, लोग उससे पहचानने लगे हैं। जैसे मैं अहिंसा की बात करती हूँ, तो अहिंसा आपके माइंड में आते ही सीधा गांधी जी का नाम आ जाता है, क्योंकि गांधी जी ने पॉपुलर किया उस चीज को। सत्यवादिता का नाम आता है, सीधा हरिश्चंद्र जी का नाम आता है। किसी को नाचना आता है, कुछ भी है, तो जैसे हम टीचर हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो लोगों को दूर से पता चल जाता है, मैडम लग रही है कि तू, तो कहने का मतलब वो हमारा व्यवहार का गुण है, छुपता ही नहीं है। तो ऐसा ट्रेड जिससे लोग आपको जानते हैं, जिससे आपकी आइडेंटिटी बनती है, जिससे आपकी पहचान बनती है, तो वो जो ट्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, कार्डिनल ट्रेड्स, ठीक है। तो व्यवहार का वह गुण जो छुपाए नहीं छुपता है, जिससे लोगों में आपकी इमेज बनती है, तो वो जो ट्रेट होता है उसको हम बोलते हैं कार्डिनल ट्रेट, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल ट्रेट। अब दूसरा होता है केंद्रीय शील गुण। दूसरा कौन सा होता है, केंद्रीय शील गुण।
अब जो केंद्रीय शील गुण है, सेंट्रल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट का मतलब क्या होता है, ये कुछ हिडन क्वालिटी होती है इंसान की, ये कुछ क्या होती है भाई, कुछ हिडन क्वालिटी होती है इंसान की, कि इंसान में कुछ हिडन क्वालिटी होती है, इंसान में कुछ वो क्वालिटी होती है जो कभी कभी सामने आती है, ठीक है, जो कभी कभी सामने आती है, मतलब हमेशा सामने नहीं रहती, कभी कभी सामने आती है। आपके व्यवहार के वह जो गुण है, थैंक यू इशू, आपके व्यवहार के वह गुण होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल ट्रेट, उनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल ट्रेट। मीन्स जैसे एक बच्चा है क्लास में बिल्कुल नहीं बोलता, ऐसा मतलब चुपचाप सा है, और एनुअल डे पे वो सबसे बढ़िया स्पीच दे, तो आप क्या बोलोगे, यार ये लड़का ये तो बोलता ही नहीं था, आज देख क्या बन रहा है ये। मतलब भाई तो बन रहा है क्योंकि उसके अंदर कुछ गुण थे, उसकी पर्सनैलिटी में कुछ छिपे हुए गुण थे जो सामने आ गए, जिससे वो हीरो बन गया। तो कहने का मतलब ये ऐसे गुण होते हैं जिससे कि इंसान, मतलब एक ऐसे ट्रेट होते हैं जो कि छिपाए नहीं छिपते हैं, मतलब सॉरी, ऐसे ट्रेट होते हैं जो कभी कभी सामने आते हैं, मतलब जो हिडन रहते हैं, कभी कभी सामने आते हैं, तो वो ट्रेट क्या होते हैं, केंद्रीय शील गुण, ठीक है, वो ट्रेट क्या होते हैं, केंद्रीय शील गुण, मतलब जो हिडन क्वालिटी है जो कभी कभी सामने आती है, तो वो क्या होते हैं बेटा, केंद्रीय शील गुण। अब ध्यान से देखिए, जब आलपोर्ट ने शुरू में दिए तो ये 2 ही शील गुण दिए थे, थोड़े से टाइम के बाद आलपोर्ट ने एक ट्रेट और ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आए ना, शुरू में प्रारंभ में आलपोर्ट ने कितने ट्रेट दिए थे, तो 2 दिए थे, एनसीईआरटी में आज तक 2 ही ट्रेट है, लेकिन इसने एक और ट्रेट ऐड कर दिया, और जो रीट के एग्जाम में पूछा भी गया था, जिसका नाम है द्वितीयक गुण, जिसका नाम है द्वितीयक गुण। तो क्वेश्चन का डिफरेंस समझना, यदि वो पूछे वर्तमान में आलपोर्ट के हिसाब से कितने ट्रेट हैं, ओके रितु सुन लीजिए, वर्तमान में आलपोर्ट के हिसाब से कितने ट्रेट है, वर्तमान शब्द आपसे दे तो आप कहोगे मैडम 3 ट्रेट है, ठीक है, वर्तमान शब्द नहीं दे और पूछे आलपोर्ट के हिसाब से व्यक्तित्व के कितने ट्रेट हैं, तो आप 2 ही मानोगे, हम क्लेम कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी कहती है 2 ही हैं, ठीक है। वर्तमान शब्द लग के आएगा तो आप 3 कहोगे, वर्तमान शब्द लग के आएगा तो आप 3 कहोगे। तो द्वितीयक गुण, सेकेंडरी ट्रेट, अब ये सेकेंडरी ट्रेट कौन सा होता है, ये वो पर्सनैलिटी के गुण होते हैं जो बहुत कम लोगों के द्वारा नोटिस किए जाते हैं। यदि मैं आजकल की बात करूं तो आजकल तो भाई ये मोस्ट डोमिनेटिंग गुण हो गए, आजकल तो इन गुणों को हर कोई नोट करने लगा, लेकिन जब पहला जमाना था, जब ये साइकोलॉजी लिखी गई, तो ये ऐसे गुण है जिनको हर इंसान नोट नहीं करता था, जैसे कि किसी ने कैसे बाल बनाए हैं, किसी ने कैसा हेयर स्टाइल बनाया है, कोई कैसा बोल रहा है, किसी ने कैसे कपड़े पहने हैं। पहले लोगों को कहाँ टेंशन थी देखने की, कोई नहीं देखता था किसने क्या पहना है, सारी दुनिया यूं ही चलती रहती थी। और आजकल तो मतलब जब तक हम सिर से पैर तक बंदे को ना देख ले, चैन ना लेने दे, उसको बैठने ना दे घर में, है भाई तूने क्या पहना यार, आज तो तेरा सूट बहुत मस्त लग रहा है यार, तू कहाँ से लाई है ये सूट, मेरे को भी ऑर्डर करना है, दे देना, ये तेरे इयरिंग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मतलब जमाना बदल गया, आजकल ये प्राइमरी ट्रेट है, बट ध्यान रखना उस टाइम नहीं थे, तो आप उनको प्राइमरी ट्रेट नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, ये द्वितीयक गुण है, ये सेकेंडरी ट्रेट है, ठीक है, ये द्वितीयक गुण है, ये सेकेंडरी ट्रेट है। तो सेकेंडरी ट्रेट वो होते हैं जो कभी जो बहुत कम लोगों के द्वारा नोटिस किए जाते हैं, जैसे किसी ने कैसे कपड़े पहने हैं, किसी ने कैसा हेयर स्टाइल बनाया है, तो ये जो चीज होती है ये सेकेंडरी ट्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेट होते हैं ये कैसे होते हैं, सेकेंडरी ट्रेट है, ये किसके द्वारा है भाई, आलपोर्ट के द्वारा। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट जो थ्योरी है मुझे लगता है वो काफी बड़ी हो जाएगी और बहुत समझाने की है, और आज वैसे भी नेक्स्ट क्लास हरियाणा जीके की है तो टाइम से शुरू होगी, मान लो मैम की होती है तो 10-15 मिनट बिठा के रख लेती,